हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है वो कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द फार्मूला इज C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? So we can say that capacitance of a parallel capacitor is depends upon area of the plate and distance between the plates। ये हमारे रिजल्ट्स थे कि पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है जो है एरिया पर, और वो डिपेंड करती है किस पर, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है। अब इसी से कनेक्टिविटी में एक और क्वेश्चन हमारा आता है, फ्रिंजिंग और एज इफेक्ट। तो व्हाट इज फ्रिंजिंग और एज इफेक्ट? सो नेक्स्ट आर्टिकल इज fringing or age effect तो व्हाट इज इफेक्ट? ये इफेक्ट क्या है? मैं कल डिस्कस भी कर रहा था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एज हैं वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो स्ट्रेट न होकर के और वहां बेंड हो जाती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू मोर चार्ज सरफेस डेंसिटी की वजह से। ठीक है। तो फिर हम इसको अब कैसे डिफाइन करें? तो फिर फ्रिंजिंग इज द क्या है? फ्रिंजिंग इज द बेंडिंग का मतलब जो है वो मुड़ जाना। बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स at the edge of parallel plate at the edge of parallel plate capacitor due to more charge density this effect is known as fringing or age effect। Fringing is the bending of the electric flux lines at the edge of parallel plate capacitor due to more charge density। This effect is known as fringing or age effect। तो how can you represent? ये आपके पास में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब यहां ये पॉजिटिव, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ी डेंस है, फिर इस एज के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी डेंस है, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी डेंस है। तो
तो फिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो इस तरीके से बेंड होकर के जाएंगी, ठीक है। बाकी जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट होंगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द एज ऑफ these प्लेट्स। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कर्व शेप में है, जबकि ये आपके पास में जो है वो लीनियर शेप में है। तो फिर ये जो इफेक्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो बेंड हो जाना एट द एज ऑफ इन किनारों के ऊपर, इस फेनोमेना को ही हम जो है वो फ्रिंजिंग और एज इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ ड्यू टू रिपल्सन फोर्स चार्ज जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अधिक होगी इन पे एज के ऊपर। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ जो है चार्ज डेंसिटी नहीं होने की वजह से, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो जो है रिपेल करती हुई बाहर निकल जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। इसे हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो अब हम जो है एक नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उन एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। We take examples. First example is first example is 4.5. 4.5। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड है, और इस कैपेसिटर को हम 10 किलो वोल्ट के एक इलेक्ट्रिक जो सोर्स है उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो फिर बताना ये है कि इसमें जो है कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर गिवन, क्या गिवन है वो देखिएगा, गिवन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C equal 20 microfarad, this is equal to 20 into 10 to power minus 6 farad। क्लियर? तो फिर जो है वोल्टेज ऑफ सोर्स, V गिवन है 10 किलो वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 10 into 10 to power 3 वोल्ट। तो व्हेन वी कनेक्ट कैपेसिटर विद दिस सोर्स, देन अक्यूमुलेटेड चार्ज कितना होगा, Q इक्वल हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज Q निकालना है, ठीक। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वेरी इजी, वी नो दैट Q इक्वल CV, ठीक। तो Q इक्वल वैल्यू ऑफ C 20 into 10 to power minus 6 into में वोल्टेज 10 into 10 to power 3। Clear? Then we can write Q equal 2 into 10 to power कितनी बन जाएंगी, प्लस की 5 हो जाएंगी, 1 2 और 3 2 5, 10 to power minus 6 into 10 to power 5। तो we can write Q equal 2 into 10 to power minus 1 minus 6 plus 5। Q equal 2 into 10 to power minus 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, Q इक्वल 0.2 कूलम। तो यदि हम दो को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.2 कूलम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला Q इक्वल CV जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा।
तो आप राइट डाउन लिख लीजिएगा इसको, कितना चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट होगा इस कैपेसिटर में। नाउ वी टेक एग्जांपल 4.6। एग्जाम्पल 4.6 क्या है इस एग्जाम्पल कि आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है, जिसकी प्लेट एरिया ए है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक है, यदि हम प्लेट एरिया को डबल कर दें और डिस्टेंस जो है प्लेटों के बीच की हाफ कर दें, तो फिर इस इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी इन कंपैरिजन ऑफ जो है पहले वाली सिचुएशन की। तो फिर हम यहां लिख सकते हैं गिवन एरिया ऑफ प्लेट्स, गिवन एरिया ऑफ प्लेट इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, this is equal to A. Distance between plates, distance between plates, this is equal to D. ठीक है, in this situation कैपेसिटेंस, तो ये आपको गिवन है, तो फिर मैं देखूं यहां पर क्या कैपेसिटेंस ऑफ, सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यदि आपको ये गिवन है कि एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन किया था हमने, वो डेरिवेशन कितना आया था C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कि एरिया बिकम्स डबल और डिस्टेंस बिकम्स हाफ इन दिस सिचुएशन कैपेसिटेंस। इन दिस सिचुएशन इफ ए डबल हो जाए, डी हाफ हो जाए, देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, तो फिर दिस विल बी सी डैश इक्वल एप्सिलॉन नॉट, इन केस ऑफ ए वी कैन राइट 2A और इन केस ऑफ डी वी कैन राइट D by 2। ठीक, देन this is equal to 4, 2 2 या 4 epsilon naught A upon D। clear? But this is equation second, ये क्या चीज है, this is C। तो from first and second, first and second C dash equal 4 into C, क्योंकि ये C के इक्वल है, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब इन दिस सिचुएशन कैपेसिटेंस जो है वो पहले वाले कैपेसिटेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। कब? जब एरिया को क्या कर दिया जाए डबल और डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए हाफ, तब उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? पहले वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में। तो यू कैन नोट इट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया 4.6। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.7। तो इसे तो नोट कीजिए, 4.7 पर हम आते हैं। एग्जाम्पल 4.7, एग्जाम्पल
4.7 क्या है इस एग्जाम्पल में गिवन। इस एग्जाम्पल में गिवन है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C, और इसे हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज V है। ठीक है, तो फिर यहां हम गिवन लिख लेते हैं जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C। ठीक, वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक या वोल्टेज ऑफ सोर्स, वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स that is equal to V। लेकिन जब C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को V वोल्टेज के सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो चार्ज आता है इसकी प्लेटों के ऊपर वो चार्ज 360 माइक्रोकूलम आता है। तो चार्ज ऑफ प्लेट्स, मैग्नीट्यूड of charge of plates, this is equal to Q 360 microcoulomb, this is equal to 360 into 10 to power minus 6 कूलम। ये प्लस माइनस में है लेकिन हम यहां पर मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे हैं के लिए। लेकिन यहां एक बात और कही गई है, वो ये कही गई है कि यदि हम इसका वोल्टेज 120 ड्रॉप कर दें तब उस केस में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास में 120 माइक्रोकूलम रह जाता है, 120 माइक्रोकूलम रह जाता है। ठीक है, तो फिर इफ potential difference to be कितना V minus 120 to be V minus 120, then Q dash equal 120 microcoulomb, this is equal to 120 into 10 to power minus 6 coulomb, then Q dash इतना। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है, तीन कंडीशन है ए। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C, potential difference V। ठीक है, और नंबर C, if potential difference to be V plus 120, then चार्ज Q डैश इक्वल कितना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या क्या, एक तो कैपेसिटेंस, और एक जो है कैपेसिटेंस, एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक कब, जब पोटेंशियल जो है वो रेज कर दिया जाए 120 से, तो फिर इस केस के अंदर आपके पास में चार्ज Q डबल डैश कितना होगा। एक बार मैं फिर से कंडीशन क्लियर कर देता हूं। कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है C, मान लिए वोल्टेज कितना है उसका सोर्स का V, लेकिन इस सिचुएशन में कितना चार्ज आता है Q इक्वल 360 माइक्रोकूलम।
लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी कर दी जाए, v माइनस 120, तब चार्ज कितना बन जाता है, इतना कूलम। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको एक तो कैपेसिटेंस बतानी है, एक पोटेंशियल डिफरेंस v बताना है कितना है, और एक यदि पोटेंशियल को 120 बढ़ा दिया जाए v से, तो उस केस में चार्ज जो है वो आपके पास में q डबल डैश कितना हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या, फर्स्ट ए का आपके पास में q की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूं CV, दैट इज इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन q डैश C इंटू में 1v माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। तो फिर ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये भी गिवन है कि पहले वाले केस में चार्ज q ये रहा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CV, दूसरे वाले केस में चार्ज ये रहा। तो फिर फर्स्ट को हम किससे डिवाइड कर दें, सेकंड से डिवाइड कर दें। तो फिर यहां लिख सकते हैं CV अपॉन में C इंटू में v माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 360 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 बन जा 12 है, 12 3 जा 36, और C से C भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर बच क्या गया, वो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस एम्प्लाइज बच गया v अपॉन में v माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v माइनस 360 और इक्वल कितना हो जाएगा v। ठीक, तो फिर यहां से 3v में से एक v कम कर दें, तो फिर 3v में से एक v कम कर दें तो 2v इक्वल में 360। देखिएगा v को हम लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 3v में से एक v चला गया, जहां 2v इक्वल 360, और v इक्वल निकालना चाहेंगे तो 360 डिवाइड बाई किससे, 2 से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 180। तो फिर v की वैल्यू जो कितनी हुई 180 वोल्ट। ठीक, तो एक तो हमारे पास में ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो v की वैल्यू 120। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस की बजाय हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस v फाइंड आउट करना है, और दूसरे वाले केस में हम कैपेसिटेंस लिख लें, कैपेसिटेंस C फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C ये फाइंड आउट करना है। चलिए, तो फिर V की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी वोल्ट आ गई, 180 वोल्ट आ गई। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि हमें चार्ज गिवन था, उस चार्ज को हमने लिख दिया, और जो है फिर उसके बाद में दूसरे वाले केस में चार्ज लिख दिया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में v अपॉन v माइनस 120 3 अपॉन 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, और यहां आपके पास में 3v में से एक v कम कर दिया, 360 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2v इक्वल 360 आ गया, तो v इक्वल 360 अपॉन 2 180 आ गया। तो ये तो हुआ आपके पास में पहला काम। इसे हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 कह दें। लेकिन अब चार्ज निकालना तो बहुत इजी है। चार्ज कैसे निकालेंगे, इस v की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, और चाहे इसको जो है हम सेकंड में पुट कर दें। तो फिर मैं बी पार्ट इसका करने जा रहा हूं। देखिए बी पार्ट क्या होगा, तो देखेंगे यहां आपके पास में बी पार्ट
तो कैपेसिटेंस निकालनी है, हम देखते हैं कि Q इक्वल सी वी। ठीक, Q इक्वल सी वी। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर जो है वो थर्ड हो गई। फर्स्ट थी ना, तो फर्स्ट और थर्ड से, तो बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या थी, Q इक्वल सी वी, तो Q इक्वल सी वी, लेकिन Q की वैल्यू हमें गिवन है कितना माइक्रो कूलम, 360, तो 360 इंटू 10⁻⁻⁶ इक्वल सी हमें फाइंड आउट करना है, और ये 180 आया था, तो v की जगह 180 पुट कर दिया, तो c इक्वल 360 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 180, ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रह गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और इसे हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलम। क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रो कूलम। तो फिर कैपेसिटेंस जो आपके पास में आई वो 2 माइक्रो फैराड, कूलम नहीं फैराड, 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, वो फैराड है, तो हम यहाँ 10⁻⁻⁶ को फैराड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया बी पार्ट। अब आते हैं हम इसके सी पार्ट पे। दो पार्ट हो चुके हैं, वोल्टेज निकाल ली और ये कैपेसिटेंस निकाल ली। कौन सी इक्वेशन का यूज करके, पहली और थर्ड का। पहली के अंदर Q की वैल्यू हमें दे ही रखी थी, सी हमें फाइंड आउट करनी थी, वोल्टेज कितना कनेक्ट किया था, 180 का सोर्स था, तो फिर यहां से हम ये सी की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। अब आती है बात सी क्या कहता है, देखिए सी में है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस टू बी V प्लस 120 देन चार्ज Q डबल डैश क्या होगा। तो फिर सी पार्ट में Q डबल डैश की वैल्यू बराबर इक्वल सी इंटू में V प्लस 120 कर दिया जाए, तब इन दिस सिचुएशन चार्ज इज गिवन, कितना गिवन है आपके पास में, देखिएगा Q डबल डैश फाइंड आउट करना है, तो फिर C की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास कितनी निकाली थी, 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V की वैल्यू, C की वैल्यू ये आई थी 2 माइक्रोफैराड, और V की वैल्यू कितनी थी 180 प्लस में 120। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको Q डबल डैश जो है वो फाइंड आउट करना है, कब, जब वोल्टेज कितना कर दिया जाए V प्लस 120। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर चार्ज होता है जनरल वे में CV, तो फिर C तो ये है ही, लेकिन वोल्टेज अब V नहीं रहेगा, V प्लस 120 लिखना पड़ेगा। तो फिर इस केस में चार्ज का फॉर्मूला Q डबल डैश बराबर ये बन जाएगा, आपके पास C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो फिर ये Q डबल डैश जो आया, ये Q डबल डैश इक्वल ये कितना हो जाएगा 300, तो 302 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में 300, तो फिर Q डबल डैश इक्वल 600 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, तो फिर इस केस में Q डबल डैश, तो फिर ये माइक्रो, तो 600 माइक्रो कूलम। यदि वोल्टेज में जो है 120 वोल्ट की इंक्रीमेंट कर दी जाए, तब कितना कैपेसिटेंस कितना जो है वो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 600 माइक्रो कूलम। और ये हो गया आपका 4.7 का पार्ट, कौन सा, सी। ठीक है, तो इसको आप जो है वो नोट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हमारे पास में है 4.8। तो 4.8 एग्जांपल में क्या है, देखिएगा 4.8 इसमें गिवन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन वो सर्कुलर प्लेट से मिलकर के से बना है। तो फिर रेडियस गिवन है आपको, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी दे रखी है, R इक्वल 5 सेंटीमीटर
दिस इज इक्वल टू आर इक्वल 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये कोई कैपेसिटर है, वो सर्कुलर प्लेट से बनाया गया है, उसमें रेडियस आपको गिवन है, ये रेडियस गिवन है और डिस्टेंस 1 mm गिवन है, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव से जोड़ दें, इसको हम नेगेटिव से जोड़ दें। तो फिर नेक्स्ट बात है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये गिवन है 1 mm। तो इन ऐसा यूनिट ये हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये कहता है कि ऐसा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन प्लेट्स कैसी हैं, सर्कुलर है तो उसकी रेडियस आपको गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है। लेकिन सॉल्यूशन इजी है, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल ε0 A/d होता है, लेकिन आपको A डायरेक्ट नहीं दे रखा है, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस तो दे रखी है, लेकिन यू कैन राइट, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो सर्किल का एरिया πr², तो दिस इज इक्वल टू πr² अपॉन में d। अब आप ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ε0 8.854 इंटू 10⁻12 है, पाई 3.14 इंटू में r, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 1 mm 1 इंटू 10⁻³ नाउ यू कैन राइट 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू, पहले हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 3.14 इंटू 25, 5 5 25, अब 10⁻12 है इंटू 10⁻4 और इंटू 10⁻+3, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो प्लस, तो -12 और -4 -16 में -13, लेकिन इसका अरेंजमेंट हम करेंगे, इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 69.47 इंटू 10⁻6 फैरड आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम माइक्रो कह सकते हैं तो C इक्वल 69.47 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसको राउंड फिगर करो तो 69.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, यहाँ 10⁻6 नहीं आएगा, 10⁻12 है, ये 10⁻12 आएगा और यहाँ 12 को हम पिको कहेंगे, पिको फैरड। एक बार फिर से ध्यान देना, -12 है और -4 16, -16 में 3 जो है ऐड करेंगे तो माइनस का 13, लेकिन एक जो 10⁻1 है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगी, साइंटिफिक ये जो इसको एडजस्ट करेंगे तब हम तो 10⁻12 रख लेंगे, जिससे कि इसको हम पिको फैरड में कन्वर्ट कर सकें। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और इस तरीके से ये कैपेसिटेंस आएगी। तो ये आपके पास में एग्जांपल्स हो गए हैं, नेक्स्ट काम जो है अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।